देखिए, तो आज हम लोग हिंदी का सब्जेक्टिव करवाने वाले हैं, ठीक है? आज हम आपको हिंदी का सब्जेक्टिव करवाएँगे, यानी कि जो भी एग्ज़ाम आपका 17 फरवरी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसका हम 17 फरवरी का जो आपका हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका हम आज हिंदी का सब्जेक्टिव करवा रहे हैं। यानी कि जो भी सब्जेक्टिव हम करवा रहे हैं, आपको एग्ज़ाम में उसी में से आने वाला है, ठीक है? देखिए, तो ध्यान से देख लीजिए इस वीडियो को। देखिए, प्रश्न है, कथा है कि पहला प्रश्न कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद में के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? ठीक है, देखिए उत्तर लिखेंगे इसका हम कि मदन और मोहन के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार समाज में फैली असमानता के बारे में बताना चाहते हैं। एक गरीब बच्चा जब गाड़ी को छूकर देखना चाहता है तो उसे ढकेल कर गिरा दिया जाता है। देखिए, एक गरीब बच्चा, उसका मन करता है कि थोड़ा सा हम गाड़ी को छू कर देखें, तो उसको क्या किया जाता है कि उसको ढकेल करके गिरा दिया जाता है। यही कह रहा है कि लेकिन वहीं पर अगर एक अमीर ज़्यादा गाड़ी को नुकसान भी पहुंचाता है तो उसमें इंजीनियर बनने की संभावना देखी जाती है। देखिए, कहता है कि वहीं पर मतलब एक गरीब बच्चा अगर छू देता है तो उसको ढकेल कर गिरा दिया जाता है। लेकिन एक अमीर ज़्यादा, यानी कि एक अमीर ज़्यादा जो मतलब जिनके पास पैसे-वैसे बहुत ज़्यादा हैं, उनके लड़के अगर गाड़ी को नुकसान भी पहुँचा देते हैं, तो कह रहे हैं कि उनमें मतलब इंजीनियर बनने की संभावना है। वो गाड़ी को तोड़-फोड़ खोल देगा, तो कहेगा कि इंजीनियर बन जाएगा। ऐसे कैसे बन जाएगा भाई इंजीनियर? ठीक है? देखिए, इस विवाद के द्वारा कहानीकार गरीब के अंदर में पनपते विरोध को भी बताना चाहते थे। ठीक है? क्योंकि मदन बार-बार ड्राइवर पर झपटता है, ठीक है? यानी कि देखिए, जो मदन है वो गरीब लड़का है, ठीक है? तो लेकिन फिर भी क्या करता था, वह ड्राइवर पर बार-बार झपटता था उनको मारने के लिए, क्योंकि उसका थोड़ा-सा मन कर रहा था, मदन को थोड़ा-सा, उसको कोई ख़ास नहीं था। मदन का ये मन था कि हम बस गाड़ी को थोड़ा-सा छू करके देख लेंगे, बाकी उससे उनको कोई उससे लगाव ज़्यादा नहीं था, उसको बस छूने का मन कर रहा था। चलिए देखिए, दूसरा का प्रश्न है, कह रहा है कि प्रश्न 2 है, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? ठीक है, देखिए, तो इसका उत्तर हम देखेंगे। आपका उत्तर हो जाएगा, उत्तर में समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है कि यहाँ सब कुछ है। यहाँ सभी तरह के लोगों का जिज्ञासा की शांति के लिए हर चीज़ मौजूद है। लेखक जो कुछ देखना चाहते हैं वह उसे भारत में ही मिल जाता है, इसीलिए लेखक ने ऐसा कहा है। ठीक है, चलिए देखिए, आपका अगला प्रश्न है 3 नंबर। कह रहा है कि लेखक के द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? ठीक है, यानी कहाँ तक सही है, इसे प्रश्न किए हैं। देखिए, उत्तर लिखेंगे कि लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना उचित ही है। कि लेखक के द्वारा नाखून को, यानी कि हमारा जो नाखून है, उस नाखून को अस्त्र के रूप में देखना क्या है कि सही है, उचित है। क्योंकि आदि मानव का मुख्य अस्त्र नाखून ही था। दांत भी अस्त्र के रूप में था, परंतु नाखून के बाद, कि दांत भी था, लेकिन दांत का काम कब आता था? नाखून के बाद दांत का स्थान था। ठीक है, उस समय वे अपने प्रतिद्वंदियों को नाखून से ही पछाड़ता था। यानी कि पहले के समय जब उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे, तो नाखून से ही अपने प्रतिद्वंदी को वो पछाड़ता था, अपने दुश्मनों को वो मारता था। आज भी मानव जब अकेले किसी से लड़ेगा और उसके पास कोई अस्त्र नहीं होगा, तो वह सर्वप्रथम इसी का प्रयोग करेगा। आज के समय में भी देख लीजिए, अगर कोई व्यक्ति लड़ता है, खास करके लड़कियां, ठीक है, जो लड़की होती है, मान ली लड़ेगी तो क्या करेगी, नाखून रख ले रहती है 1 इंच के, ठीक है, धो के बकोट लेती है। ठीक है, यानी कि उनका वह क्या है कि आपका वह उसका एक शस्त्र होता है। ठीक है, उसका एक अस्त्र है, इसलिए नाखून से बच कर रहिएगा।
ठीक है। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी। ठीक है, उत्तर लिखेंगे कि ईसा की 8वीं-9वीं सदी से नागरी लिपि का सारे देश में प्रचलन माना जाता है। पुनः लेखक इसे 8वीं से 11वीं सदी में सर्वदेशिक लिपि मानते हैं। देश भर में इस लिपि में लिखित बहुत सारे लेख क्या है कि मिले हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, कह रहा है कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे। गुर्जर प्रतिहार कौन थे, तो उत्तर लिखेंगे देखिए कि गुर्जर प्रतिहार भारत के बाहर से आया शासक माना जाता है। ठीक है, देखिए जो गुर्जर प्रतिहार है वह भारत के बाहर से आया हुआ शासक है, ऐसा माना जाता है। ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध यानी कि पहले में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया और बाद में कनौज पर भी अधिकार कर लिया। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रसिद्ध प्रतिहार क्या थे, इनके शासक थे। चलो देखिए अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, कहता है कि बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया। विचार करें। देखिए जो बहादुर का नाम था उसका नाम था दिल बहादुर, लेकिन उसके नाम से दिल जो शब्द है उसको क्यों निकाल दिया गया, क्यों हटा दिया गया, क्यों उसके नाम में केवल बहादुर रखा गया, ऐसा प्रश्न कह रहा है। लिखेंगे उत्तर कि बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर था, उसके नाम से दिल उड़ा दिया गया क्योंकि पुकारने के लिए छोटा नाम ही उचित समझा गया होगा। दूसरी बात यह है कि वह नौकर ही बनेगा, उसके दिल को समझने की ज़रूरत नहीं थी। लोगों को बस उसकी बहादुरी से काम था, इसलिए भी उसके नाम से दिल शब्द उड़ा दिया गया होगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप चेंज भी कर सकते हैं, आप अपने अनुसार भी दे सकते हैं कि क्यों हटा दिया गया। आप मन में कुछ अगर दूसरा विचार है, आपके मन में कुछ और अगर आप सोच रहे हैं तो आप वह भी आंसर दे सकते हैं, आपका बिल्कुल सही होगा। ऐसा नहीं कि आपका आंसर गलत होगा, वह भी आपका बिल्कुल सही ही होगा। चलिए देखिए 6 तक हो गया, 7 नंबर चलेंगे। चलिए 7 नंबर लिखिए। 7 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों है। ठीक है, देखिए ये प्रश्न कितनी बार पूछा हुआ है, मतलब ये बहुत ही इस प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, यानी बहुत ही वीवीआई ये प्रश्न है। देखिए उत्तर लिखेंगे कि साहित्य में युग परिवर्तन करने वाले तथा क्रांतिकारी साहित्य रचने वाले के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। क्योंकि साहित्य की परंपरा से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है और इसके ज्ञान से साहित्य की धारा मोड़कर प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, चल देखिए अगला प्रश्न हम देखेंगे 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए देखते हैं। कह रहा है कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का संबंध जन्म स्थल और कार्य क्षेत्र का था। लखनऊ में उनका जन्म हुआ था और रामपुर में नवाब के पास उन्होंने अपना नृत्य आरंभ किया था। ठीक है, यह भी प्रश्न आपका पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए देखिए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग 9 नंबर का, है कि रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर बिरजू महाराज के पिता ने हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया। उत्तर लिखेंगे देखिए बिरजू महाराज के पिता अब नौकरी नहीं करना चाहते थे, किंतु रामपुर का नवाब उन्हें छोड़ना नहीं चाह रहे थे। उनका कहना था कि तुम्हारा लड़का नहीं होगा तो तुम भी नहीं रह सकते। सो बिरजू महाराज को नवाब के यहाँ दाखिल कर पिताजी की जान छूटी और उन्होंने खुशी में हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया। ठीक है, चलो देखिए
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 10 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो उत्तर लिखेंगे कि बिरजू महाराज के गुरु उनके पिता थे। वे सरल स्वभाव के थे, उन्हें कला से बेहद प्रेम था। वे नृत्य साधना में खूब निष्ठा रखते थे। उन्होंने अपने पुत्र बिरजू महाराज से भी गुरु दक्षिणा ली थी। ठीक है, अपने उनके जो पुत्र हैं बिरजू महाराज, उनसे भी वे दक्षिणा लिया था। इस प्रकार शागिर्दों में कोई भेदभाव नहीं करते तथा नियम कायदे का पूरा पूरा पालन करते थे। ठीक है, चल देखिए अगला प्रश्न बनता है आपका 11 नंबर। कह रहा है कि हर वर्ष अभिमन्यु में कब और कैसा समारोह हुआ करता है। उत्तर लिखें इसका। देखिए तो उत्तर लिखेंगे कि अभिमन्यु में गर्मियों में हर वर्ष फ्रांस और यूरोप का अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता है। इस समारोह में देश विदेश के अनेक बड़े बड़े कवि, लेखक एवं नाटककार हिस्सा लेते हैं। ठीक है, चलिए आज हम आपका जो भी पूछने वाला है सब्जेक्टिव हिंदी का जो भी आपका सब्जेक्टिव प्रश्न पूछने वाला है वो आपको हम बता दिए। अब इसके बाद ठीक है, अब अगले वीडियो में जो भी होगा, अगले वीडियो में हम आपका या तो साइंस का बताएंगे, इसलिए अगले वीडियो में हम आपको CIENCE ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको साइंस के बारे में बताएंगे। ठीक है, यानी साइंस का जो प्रश्न होगा साइंस के प्रश्नों को बताएंगे। ठीक है, चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है, 2 चीज़ें ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।